हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। तो आइए मैं आज बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए फिजिक्स का टॉपिक लेकर फिर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने पिछली वीडियो में देख चुका हूं। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, इस चैनल पे बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार ITI और पैरामेडिकल की संपूर्ण तैयारी शुरू हो गई है। अलग अलग तरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब प्लेलिस्ट को देखें और इससे लाभान्वित हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। इसी नहीं पहुंचने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको कोरोना बोला जाता है, हिंदी में उसको किरीट बोला जाता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसका भाग जो है किरीट, उसको इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं, वही हम लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और एक दो पॉइंट इसमें और है। वर्णमंडल, तो वर्णमंडल किसको बोला जाता है, जो भाग रंगीन दिखाई देता है उसको वर्णमंडल बोला जाता है। एक फिजिक्स में टॉपिक पढ़े होंगे आप लोग वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम के बारे में। रंगों का साथ जिस पट्टी पे दिखाया जाता था उसको वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम बोला जाता था। तो जिस मंडल पे कलर दिखाई दे उसी को हम लोग वर्णमंडल बोलते हैं। प्रकाश मंडल, जहाँ पे प्रकाश दिखाई दे उसको फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, दंत चिकित्सा का दर्पण, यानी कि दांत का जो डॉक्टर होगा वो कैसा दर्पण प्रयोग करेगा। इस तरह का 2-4 प्रश्न है जो भी पूछा जाता है कि हजामती दर्पण के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। ENT यानी कि आई, नोज और टॉन्सिल का जो डॉक्टर होता है वो कौन सा प्रयोग करता है। तो मैं आपको बता दूं कि छोटा वस्तु को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दांत छोटा होता है उसको बड़ा देखना होता है। आँख का जो छिद्र होता है या कान का छिद्र होता है, आँख में किसी चीज़ के बारे में देखना होता है तो छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना होगा, तो इसलिए उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा हजामती दर्पण के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, मोटर वाहनों के पीछे। तो मोटर वाहनों के पीछे जो दृश्य देखना होता है यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसका खासियत क्या होता है, ये बड़ा से बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाई देता है। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो गाड़ी का जो आईना होता है साइड मिरर में होता है वो बहुत बड़ा बड़ा ट्रंक जो है छोटा करके दिखाई देता है। अवतल दर्पण बड़ा करता है और उत्तल दर्पण छोटा करता है, इसलिए मोटर वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, तीन प्राथमिक रंग बोला जाता है। इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, निहाल, नीला, हरा और लाल। निहाल अपने दोस्तों का नाम रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं निहाल कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 ही है, नीला, हरा और लाल को प्राथमिक वर्ण के श्रेणी में रखा गया है। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश होता है, यानी कि कैमरा का कौन सा भाग जिस तरह से अपना मानव नेत्र होता है उसी तरह से कैमरा होता है। ठीक है, तो दृष्टिपटल यानी सबसे पहले देखते हैं कि रेटिना पे मनुष्य का, मानव के नेत्र के रेटिना पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, और जिस तरह से हम लोगों का रेटिना होता है उसी तरह से कैमरा का फिल्म जो होता है वो रेटिना की भांति काम करता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर में तीक्ष्ण होने का कारण। तो स्त्री का जो आवाज़ होता है तीक्ष्ण होता है, उसका कारण क्या है कि उसमें फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हाई फ्रीक्वेंसी, इस स्त्री की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी को F से लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोला जाता है।
आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ज भी बोला जाता है। इसका एक पुराना मात्रक साइकिल पर सेकंड होता है। अब 1 मिनट बता दूं आपको कि आवृत्ति क्या होती है। 1 मिनट आप रुकिए, आवृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो आवृत्ति यहाँ एक चक्कर लगाने में कोई समय लेता है, उसी को आवृत्ति बोला जाता है। ये आधा भाग और ये आधा भाग मिलकर एक साइकिल का निर्माण करता है, इसीलिए इसका पुराना मात्रक साइकिल पर सेकंड होता था। लेकिन एक हर्ज नामक वैज्ञानिक के द्वारा, हेनरी हर्ट्ज वैज्ञानिक का पूरा नाम था, वो आवृत्ति के बारे में चिंतन किए, मनन किए और बहुत सारा इसका नियम दिए। इसी लिए इनके सम्मान में आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज या हर्ज रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। ध्वनि का अधिकतम वेग, यानी कि ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है। तो मैं बता दूं कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। जल में जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूबने लगता है, बोलता है, तो हम लोगों को सुनाई कम देती है। वायु में कोई व्यक्ति बोलता है तो वायु का जो जितना भी पार्टिकल होता है, अलग अलग धूलकण होता है, वो उसकी आवाज़ को आकर्षित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और आवाज़ पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता है। और इस्पात मतलब स्टील होता है जिसमें ध्वनि की वेग सर्वाधिक होती है। मैं बता दूं कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। इसी के कारण चंद्रमा पे कोई व्यक्ति अगर बोले या चंद्रमा पे बम पटका जाए, चंद्रमा पे किसी तरह का आवाज़ हो, तो उसका आवाज़ पृथ्वी तक नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा? क्योंकि चंद्रमा पे निर्वात है, चंद्रमा पे हवा नहीं है। निर्वात अपने रूम को भी आप लोग निर्वात बना सकते हैं। कैसे निर्वात बना सकते हैं? तो किसी पंप के द्वारा अपने रूम का हवा बाहर निकाल दिया जाए, जहाँ पे हवा न हो उस जगह को निर्वात बोला जाता है। मैक संख्या, इसमें माक संख्या लिखा गया है, लेकिन वास्तव में इंग्लिश में सही लिखा गया मैक संख्या। तो मैक संख्या है जो वायुयान यानी कि हेलीकॉप्टर या जो एरोप्लेन होती है उसकी जो गति होती है, ये मैक संख्या में बोला जाता है। जैसे बोला जाता है कि इसकी गति जो है 2 मैक है, 3 मैक गति से, जैसे अलग अलग तरह से न्यूज़ में आप लोगों को चर्चा सुनते होंगे। तो ये वायुयान की गति मैक में मापी जाती है। जिस तरह से हम लोग चलते हैं तो मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इस तरह का दूरी होता है, उसी तरह से वायुयान जो है मैक नंबर में मापी जाती है। जिससे प्रकाश की दूरी, प्रकाश वर्ष, पारसेक के बारे में चर्चा किए थे, उसी तरह का ये वायुयान वाला कॉन्सेप्ट जो है मैक संख्या के बारे में होती है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है कि विद्युत ऊर्जा यानी कि ये विद्युत का स्विच हम लोग के घर में है। इस स्विच को हम लोग टच करते हैं यानी कि ऑन करते हैं और क्या होता है, कुछ ना कुछ यांत्रिक ऊर्जा होने लगता है, यानी कि घिरनी चलने लगती है। क्या होता है, हम लोग घर में जो पानी चढ़ाने वाला मोटर होता है, स्विच देते हुए वो मोटर चलने लगता है, यानी कि विद्युत दिए और यांत्रिक ऊर्जा हुआ, यानी कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर एसी पे यूज किया जाता है, केवल एसी पे, अल्टरनेटिव करंट पे, डीसी पे यूज नहीं किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जिस तरह से हम लोगों के साइकिल में होता है, साइकिल का पहिया चलाते हैं और उससे विद्युत बनता है, यानी कि पहले यांत्रिक ऊर्जा यानी कि पहले मैकेनिकल एनर्जी दिए, तब जाके उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई और हम लोगों को ऊर्जा प्रकाश के रूप में मिल जाती है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का रूपांतरण, लाउड स्पीकर अपने घर पे बजते हुए देखे होंगे। तो लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा, यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग जब पहले विद्युत दिए तो उसमें कुछ मैकेनिकल एक्टिविटी हुआ और मैकेनिकल एक्टिविटी होने के कारण हम लोगों को आवाज़ गाना के रूप में, कोई भजन के रूप में, किसी तरह का हम लोगों को साउंड मिलने लगता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि, यानी कि विद्युत धारा दिए तब कुछ मैकेनिकल एनर्जी हुआ, कुछ घूमने की प्रवृत्ति हुई। कैसेट लगाते हैं तो घूमता है ना, पहले जो कैसेट लगाते थे उसी तरह का, और तब हम लोगों को ध्वनि ऊर्जा यानी कि साउंड के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम। अभी मैं आपको बताया कि डायनेमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत
ऊर्जा में बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, साइकिल में हम लोगों को डायनेमो लगता है, तो साइकिल का पहिया चलाते हैं यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, घूर्णन ऊर्जा है, और हम लोगों को उसमें एनर्जी मिल जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति डायनेमो होती है। विद्युत सेल क्या करती है, तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि उसमें तेजाब डाला जाता है, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, रसायन है। तो उसी रसायन के कारण हम लोगों को सेल में एनर्जी मिलती है। विद्युत मोटर के बारे में तो चर्चा कर लिए थे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत क्वेश्चन नंबर है 24 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य। तो फ्यूज का काम यही होता है कि जब कभी शॉर्ट सर्किट हो तो वो तार टूट जाता है और परिपथ को वहाँ से भंग कर देता है। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सर्किट होते जब शॉर्ट सर्किट होगा, दोनों तार अगर एक साथ संपर्क में आएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट होने के पीरियड में विद्युत धारा का मान इन्फिनेटिव हो जाता है, अनंत हो जाता है। उस पीरियड में वो तार यानी कि फ्यूज हमेशा श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, तार टूट जाता है और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, तो अगर मान लीजिए कि प्रवाहित होना नहीं बंद होती, तो एनर्जी तो क्या हुआ है, इन्फिनेटिव हुआ है। तो जितना भी उपकरण हम लोगों के घर में लगा होगा, टीवी, पंखा, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब जलने की संभावना होती है। इसीलिए फ्यूज को सेफ्टी फ्यूज के रूप में भी जाना जाता है। घरों में हम लोगों का 5 एम्पियर का फ्यूज उपयोग करते हैं। फ्यूज का जो तार होता है टीन और सीसा का मिश्रण होता है। तो आइए क्वेश्चन तो 24 नंबर क्वेश्चन तक देखें और इस सीरीज़ में क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ ये वीडियो कैसा लग रहा है। कोई सुझाव हो आप लोगों को तो वो भी ज़रूर दीजिए। आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू।